हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल एज करंट अफेयर्स। इसके अलावा कुछ कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। तो आपके जीएस में या जीके में या जहाँ भी करंट अफेयर्स या कन्वेंशंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड या हिस्ट्री में पूछा जाता है तो वो यहाँ पर आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 40 है। इससे पहले 39 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, टीपीए, हिस्ट्री, मोटिवेशनल लेक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो प्लीज़ उन्हें भी देखती रहिएगा और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ क्लैरिफिकेशन में पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 40 से, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री से। लास्ट क्लास में हमने मेडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक लिया था, आज हम फिर वही ले रहे हैं। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे आज हम। स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। तो इसमें बेसिकली 3 पर्सन्स थे जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गियासुद्दीन बलबन। ये 3 पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। तो हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कौन थे? यही वो पर्सन थे जिन्होंने फाउंड किया था। फाउंडर थे ये किसके? दिल्ली सल्तनत के, गुलाम वंश के, स्लेव डायनेस्टी के। और इन्हें फर्स्ट रूलर भी कहा जाता है गुलाम वंश का। अब ये थे स्लेव मोहम्मद गौरी के, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये उनके गुलाम थे, स्लेव थे, और यहाँ पर ये फाउंडर बन गए थे स्लेव डायनेस्टी की। यही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट इक्ता सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था। मतलब मोहम्मद गौरी ने इन्हें ग्रांट किया था और इन्होंने पूरे इंडिया में स्टार्ट किया था इक्ता सिस्टम। इसके अलावा इन्हें लाख बख्श, एक वर्ड है लाख बख्श, इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत जेनरस थे, ये बहुत चैरिटी करते थे। तो इनका नाम जुड़ा लाख बख्श, मतलब इन्हें लाख बख्श भी कहा जाने लगा। इसके अलावा इन्होंने ही यही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा था। मतलब कुतुब मीनार की नींव इन्होंने ही रखी थी। तो ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी फ़र्स्ट कैपिटल थी, मतलब इन्होंने कहाँ पे दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश किया। इनकी कैपिटल थी लाहौर। इसके अलावा ये कैसे मरे? ये पोलो एक गेम होता है, उसे हिंदी में कहते हैं चौगान। वो खेलते खेलते घोड़े से गिर गए और वहीं पर इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमने पढ़े कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब हम मूव ऑन करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये थे स्लेव ऑफ द स्लेव, मतलब पहले मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पढ़ा। मोहम्मद गौरी का स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन का ऐबक का स्लेव कौन था? इल्तुतमिश। तो ये थे स्लेव ऑफ द स्लेव। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स इशू किए जिसमें कॉपर और सिल्वर के भी कॉइन्स थे, जिसमें इन्होंने उस पर इंस्क्राइब करवाया, उस पर एक टर्म लिखवाया जिसका नाम था खलीफा। खलीफा की उपाधि दी गई थी इन्हें, तो इन्होंने अपने कॉइन्स पर भी उसे ही इंस्क्राइब कराया था। इसके अलावा इन्हें खलीफा ऑफ द बगदाद कहा जाने लगा। जो खलीफा इन्हें उपाधि दी गई थी इसीलिए इन्हें खलीफा ऑफ बगदाद कहा जाने लगा। इसके अलावा इन्हें सुल्तान ए आलम भी कहा जाने लगा, सुल्तान ए आज़म। इसके अलावा ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी शिफ्ट की थी लाहौर से दिल्ली से। जैसे यहाँ पर इन्होंने लाहौर इनकी कैपिटल थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, वैसे ही इनकी कैपिटल बनी दिल्ली जो लाहौर से शिफ्ट हो गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सबसे पहले अपनी कैपिटल शिफ्ट करने वाला रूलर कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। इसके अलावा इनकी डॉटर थी रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान ओनली वुमेन रूलर थी जो मेडिवल हिस्ट्री में जिन्होंने रूल किया। इसके अलावा एक पर्सन थे जो मंगोल से आए थे, मंगोलियन थे वो, चंगेज़ खान, जिन्होंने किसी की मदद से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, किसी की मदद से रज़िया सुल्तान को
अपने थ्रोन से हटा दिया था। इसके अलावा इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तुर्क-ए-चलगानी। तुर्क-ए-चलगानी जो एक सिस्टम है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट के बारे में, गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जिनका नाम था उलुग खान। इन्हें उलुग खान भी बोला जाता था। इसके अलावा ये 9th मोस्ट पावरफुल रूलर थे, 9th भी थे और मोस्ट पावरफुल रूलर थे गुलाम वंश के टाइम पर। उसके अलावा इन्हें एक उपाधि दी गई अमीर-ए-शिखर, क्योंकि इन्होंने रज़िया सुल्तान को हटाया था चंगेज़ खान की मदद से। जो मैंने अभी आपको बताया कि मंगोल की मदद से इन्होंने रज़िया सुल्तान को हटाया था एम्पायर से, तो इनकी मदद से हटाया था, अमीर मतलब गयासुद्दीन बलबन की मदद से। इसके अलावा इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाता है। अब मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे, इसलिए इन्हें बोला जाता है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बहुत शेड करते थे ब्लड, मतलब मरवा देते थे, और बहुत स्ट्रिक्ट थे ये, पावरफुल तो थे ही। इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने एक फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया पर्शियन लाइन्स पर, मतलब पर्शियन फेस्टिवल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला जाता है नवरोज़। ये पूछा जाता है, ये तो अक्सर यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद इन्होंने एक कस्टम इंट्रोड्यूस किया जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था सिजदा। अब सिजदा क्या होता है? सिजदा बेसिकली होता है कि जब आप नीचे झुककर किसी के पैर टच करते हो तो उसे बोलते हैं सिजदा। ये एक कस्टम था। इसके अलावा पैर छूना भी एक कस्टम था, उसे बोलते हैं पेबोज। मतलब आप ज़मीन पर गिरकर अगर पैर छू रहे हैं तो उसे बोलेंगे सिजदा, लेकिन अगर आप पैर टच कर रहे हैं किसी के तो उसे बोलेंगे पेबोज। इसके अलावा ये एक रूल को फॉलो करते थे जिनमें इन्हें माना जाता था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हैं ये, और इन्होंने बोला कि सुल्तान जो है वो सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी होगा, मतलब सुल्तान ही सबसे पावरफुल होता है आफ्टर गॉड। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड में बिलीव करते थे, इन्हें यही कहा जाता था, तो इनको एक उपाधि दी गई निशान-ए-खुदाई, राइट। इसके अलावा इन्हें ज़िल्ला-ए-इलाही, दीन-ए-इलाही मत मार्क कीजिएगा, ज़िल्ला-ए-इलाही बोला जाता था, क्योंकि ये इमेज ऑफ द गॉड में रिप्रेजेंट करते थे। मतलब अपने आप को सबसे पहले भगवान को मानते थे और उसी के बाद अपने आप को, तो इन्हें ज़िल्ला-ए-इलाही बोला गया, दीन-ए-इलाही नहीं बोला गया, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिर इन्होंने जैसे इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश किया था, इंट्रोड्यूस किया था तुर्क-ए-चहलगानी, तो किन्होंने उसे अबॉलिश किया, किन्होंने उसे ख़त्म किया? वो थे गयासुद्दीन बलबन। ये हुआ हमारा हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं करंट के बारे में, जैसे ग्लेमार्क, एक कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है ग्लेमार्क, जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, जिसका नाम है फेबीफ्लू। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्ड, एक बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड इशू किए हैं, उसका नाम है येस बैंक, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने पावर ग्रिड के साथ इंट्रोड्यूस किया है स्मार्ट ई लर्निंग क्लासेस, जिससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकें। इसके अलावा 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। तो आप मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको इसकी थीम बतानी है, इंटरनेशनल योगा डे की थीम बताइएगा आप मुझे। इसके अलावा इसरो ने एक लॉन्च किया है लिक्विड हीटिंग एंड कूलिंग गारमेंट फॉर एस्ट्रोनॉट्स। अब एक गारमेंट लॉन्च किया है, मतलब एक ड्रेस लॉन्च किया है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जिसमें कूलिंग और हीटिंग भी होगी, वो भी लिक्विड फॉर्म में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 8th टाइम इंडिया बन गया है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और 2022 में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएंगे इंडिया के। इसके अलावा जस्टिस आनंद मोहन बदर, जी हाँ, जस्टिस आनंद मोहन बदर बन गए हैं केरला हाई कोर्ट के नए जज। इसके अलावा ये पहले कहाँ थे? बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं कन्वेंशंस की तरफ। कन्वेंशंस कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे हमारे पास एक कन्वेंशन है साइट्स। अब साइट्स CITES, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़, मतलब जो स्पीशीज़, जो प्राणी, जो मतलब स्पीशीज़ होती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स,
और बर्ड्स वगैरह की वो इंडेंजर्ड हैं, मतलब ख़तरे में है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1973। तो आपको इसमें क्या याद करना है, उनका ईयर और उसकी बेसिकली थोड़ी थीम, मतलब वो किस चीज़ से रिलेट करता है। इसके अलावा बेसल कन्वेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाम भी सुना होगा, 1989 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये किस लिए हुआ था इंट्रोड्यूस, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, टू मिनिमाइज द हजार्डस वेस्ट, मतलब जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है हजार्डस होता है, मतलब हमारे लिए बहुत पॉइजनस होता है, उसको मिनिमाइज करना इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस रही। ये 2001 में अडॉप्ट हुई थी, लेकिन ये इन्फोर्स कब हुई, 3 साल बाद, 2004 में। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू मिनिमाइज द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो पोल्यूटेंट्स स्प्रेड हो रहे हैं उनको मिनिमाइज करना, उनको रिड्यूस करना। इसके अलावा रामसार कन्वेंशन जो 1971 में अडॉप्ट हुई थी, लेकिन इन्फोर्स हुई 1975 पर, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि टू कंजर्व द वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स हमारे हैं उनको कंजर्व करना, जिससे डिस्ट्रॉय ना हो। इसके अलावा नागोया प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान में थी ये, 2010 में हमने इसे इन्फोर्स किया था। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, टू कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया स्लेव डायनेस्टी के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ करंट 23 जून से रिलेटेड या 22 या उसी के आसपास से रिलेटेड, और कुछ कन्वेंशंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो प्लीज़ आंसर कीजिएगा यूट्यूब चैनल के कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आईपीसी के साथ या फिर कोई लॉ के टॉपिक के साथ, कोई मेजर सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन आप तैयारी करते रहिए, और बिहार का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, डेट तो आई नहीं है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए और कभी ना कभी आपको अगर कॉन्टिन्यूस रहेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसी होप के साथ अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।